हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। इससे पहले मैंने अभी ये 10 मिनट का ऐड कर लिया था, तो मैंने कहा अब मैं पढ़ाऊंगी। मेजर फैक्ट्स ऑफ लिटरेचर में मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया था, उसके बाद अब मैं मेजर फैक्ट्स ऑफ लिटरेचर का आगे का पॉइंट बताऊंगी। ये जो है मैं यहां से जो है ये आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। देखिए, मैं एक पॉइंट 8वां पॉइंट और था मुझे पता है, मगर मैं अभी यहां से जो है वो स्टार्ट कर रही हूं, तो मैं इधर से स्टार्ट करूं। मैं जब अच्छा ये फिर भाग गया। मैं आपको यहां से जो है मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले भाग में भी एक चीज ये बताई थी कि अगर आपके पास वन लाइनर्स याद करने के लिए आते हैं तो आप वन लाइनर्स केवल तभी याद कर सकते हैं जब आपको उसका जो है उसकी सिर पैर पता हो। अगर सिर पैर ना पता हो तो आप भूल जाएंगे। रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होता। आज मैं आपको यहां से स्टार्ट कर रही हूं मेजर फैक्ट्स ऑफ लिटरेचर में। द ग्रेट एग्जीबिशन टुक प्लेस इन 1851। अब आप ये दिमाग में आएगा कि भाई ये ग्रेट एग्जीबिशन थी क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर ये चीज बताना चाहूंगी कि ग्रेट एग्जीबिशन टुक प्लेस इन 1851। सबसे पहले ये विक्टोरियन एरा की बात है। विक्टोरियन एरा की ये बात है, और इससे पहले तक इंग्लैंड जो है वो चीजों को जो है वो इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट नहीं करता था। ग्रेट एग्जीबिशन टुक प्लेस इन 1851। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताती हूं कि ग्रेट एग्जीबिशन, जिसका दूसरा नाम है क्रिस्टल पैलेस एग्जीबिशन। जो लोग पीजीडी की तैयारी कर रहे हैं ये चीजें पता होनी चाहिए। अब आप ये सोचिए वन लाइनर है, यानी कहीं तो किसी क्वेश्चन में ये दिया गया होगा, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। ग्रेट एग्जीबिशन, इसका दूसरा नाम है क्रिस्टल पैलेस एग्जीबिशन। ठीक है, ये पहली एग्जीबिशन थी जो इंग्लैंड ने लगाई थी टेक्नोलॉजी और अपने प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए। इंग्लैंड ने ना केवल इंग्लैंड बल्कि जहां जहां इंग्लैंड की कॉलोनीज बसी हुई थी, इसके बारे में कहते हैं जो एग्जिबिटर्स थे, 17,000 एग्जिबिटर्स थे इसमें जो आए थे अपना सामान लेकर। तो मैं आपको इसमें बताऊं द ग्रेट एग्जीबिशन, और इसका जो दूसरा नाम है द ग्रेट एग्जीबिशन का, जिसे कहा जाता है क्रिस्टल पैलेस। इसको व्हाइट से लिखती हूं मैं, दिख नहीं रहा। क्रिस्टल पैलेस एग्जीबिशन, इसी का ही दूसरा नाम है क्रिस्टल पैलेस एग्जीबिशन। ये इंग्लैंड ने लगाई थी, और इसमें ना केवल इंग्लैंड बल्कि उसकी जो कॉलोनीज थी वहां से भी जो एग्जीबिटर्स आए थे। टोटल 17,000 एग्जीबिटर्स जो हैं वो इसमें आए थे, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को शो किया था। ये इंग्लैंड का अपना वर्चस्व दिखाने का एक तरीका था। एंड इस समय पे जो क्वीन थी दैट वाज जो है क्वीन विक्टोरिया। तो ग्रेट एग्जीबिशन का वर्ल्ड में ऐतिहासिक दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट एग्जीबिशन विच इज ऑल्सो नोन एज क्रिस्टल पैलेस एग्जीबिशन दैट टुक प्लेस इन 1851, and the purpose behind this exhibition was to showcase the technology and the products of Britain as well as the colonies of Britain, and 17,000 people, 17,000 exhibitors took part in this exhibition. I hope I am clear enough to make you understand. अब इसके बाद आगे हम लोग जो है पढ़ते हैं। ये था हमारा फैक्ट नंबर, मतलब आज का फैक्ट नंबर 1। उसके बाद है मैथ्यू आर्नल्ड रिकमेंड्स द फ्यूजन ऑफ हेलेनिज्म एंड हिब्राइज्म इन हिज वर्क कल्चर एंड एनार्की। तो मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में भी आप लोग ये जानते ही होंगे कि मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते थे। ही इज कॉल्ड द मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट्स ऑफ दैट एज। अब इसमें भी हेलेनिज्म और हिब्राइज्म क्या है, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि मैथ्यू आर्नल्ड ने हेलेनिज्म और हिब्राइज्म का फ्यूजन कौन से वर्क में बताया। तो वर्क का नाम है कल्चर एंड अनार्की। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 में बताया है हेलेनिज्म और हिब्राइज्म। हेलेनिज्म, हेलास जो है दैट इज द ओल्ड नेम ऑफ ग्रीस, और हेलेनिज्म और हिब्राइज्म होते क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझाती हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हेलेनिज्म, हेलेनिज्म का मतलब होता है टू सी थिंग्स एज दे आर, टू सी थिंग्स एज दे आर, ये हेलेनिज्म है। बाय गेटिंग रिड ऑफ वंस इग्नोरेंस,
by getting rid of one's ignorance. एंड हिब्राइज्म का मतलब होता है कंडक्ट ओबीडियंस. ये इन दोनों का मीनिंग है. एंड कॉन्शियस चैप्टर 4 में उन्होंने ये दिखाया है देयर आर दीज आर 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस अपॉन ह्यूमन पर्सनालिटी. उन्होंने कहा है कि हेलेनिज्म का मतलब है कि चीजों से अपनी इग्नोरेंस को हटा के जो चीज जैसी है उसको वैसा देखना, दैट्स हेलेनिज्म. और अपने बिहेवियर में एक डिसिप्लिन लाना, दैट इज हिब्राइज्म. उन्होंने अपने चैप्टर कल्चर एंड अनार्की में कहा कि ये 2 तत्व हैं जिनका इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है. ये जो तत्व हैं ये इन्होंने जो है ये ऑब्वियसली इन्होंने जो है एंशिएंट लिटरेचर से लिए. उन्होंने कहा कि जब लोग अपनी इग्नोरेंस को छोड़कर चीज़ों को जैसी वो है सत्य की लाइट में देखते हैं और अपने बिहेवियर में एक डिसिप्लिन लाते हैं, तब उनकी पर्सनैलिटी सही मायने में जो है वो शेप अप होती है. तो ये हेलेनिज्म और हिब्राइज्म, ये 2 टर्म्स मैथ्यू आर्नल्ड ने दिए हैं अपने कौन से वर्क में, कल्चर एंड अनार्की. कौन से चैप्टर में, चैप्टर 4 में दिए हैं. एंड मैथ्यू आर्नल्ड कौन से एरा को बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं. इससे पहले मैंने आपको वो भी बताया था उनका कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो उन्होंने जो एक निकनेम यूज किया था थायरोसिस में, तो ये भी मैंने आपको इसमें ये इस मेजर फैक्ट्स ऑफ लिटरेचर. मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप लोग भाई बेसिकली क्या है ना कि सबसे बड़ी समस्या ये होती है स्टूडेंट्स के साथ कि वो तब पढ़ना शुरू करते हैं जब कोई चीज़ सिर पर आकर खड़ी हो जाती है. ठीक है, हमको जब प्यास लगेगी हम तो तब कुआं खोदेंगे. तो बात ये होती है कि ना ऐसा नहीं होता. अगर आप चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, हाँ, पढ़ी हुई चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती है. और मैं आपको एक चीज़ ये बता रही हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोगों को चीज़ें जो मिलेंगी वो मैं ना छांट के लाती हूँ चीज़ें आपके लिए. मुझे लगता है, मैं खुद बहुत पढ़ती हूँ कि भैया ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी, ये चीज़, तो मुझे लगता है कि हाँ अगर मुझे लग रहा है हेल्पफुल रहेगी तो ऑब्वियसली होता ये है. मैं एक कहावत बोलती हूँ अपनी क्लासेस में भी बोलती हूँ, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त. तो मैं जो है मेरा वही वाला हाल है कि मैं जरूरत से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के लिए चुस्त हो जाती हूँ और जो स्टूडेंट्स हैं वो सुस्त हो जाते हैं. तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर आप चाहें, प्रोवाइडेड आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है. क्योंकि देखिए अगर यूट्यूब पर कोई व्यक्ति आ रहा है, अपनी एनर्जी और अपना वो चीज़ लगा रहा है, तो वो ऑब्वियसली एक चीज़ चाहता है कि हाँ जो भी चीज़ मेरे थ्रू दूसरे को जा रही है वो उसके बेनिफिट उसके लिए बेनिफिशियल हो. तो मैं तो यही सोचती हूँ, बाकियों का तो मैं कुछ नहीं कहती, मगर मैं ये चीज सोचती हूँ. ठीक है जी, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ. द फ्रेज ओनली कनेक्ट इज यूज्ड बाय E.M. फॉस्टर इन हिज नॉवल हावर्ड्स एंड. हाँ जी, ये E.M. फॉस्टर जो है उनका एक नॉवल है ये कि ये जिसका नाम है हावर्ड्स एंड. अब इसमें जो है ये E.M. फॉस्टर का ये 1910 का नॉवल है हावर्ड्स एंड. इन्होंने कहा है कि जब ओनली कनेक्ट, जो ये फ्रेज है उसका मतलब क्या है, टू मेक द कनेक्शन बिटवीन द हेड एंड द हार्ट, बिटवीन थॉट्स एंड फीलिंग. जब हमारे विचारों में और हमारी फीलिंग्स के बीच में एक कनेक्शन होगा तभी हम जो है एक पर्पसफुल लाइफ जो है वो जी पाएंगे. When there is a connection between our thoughts and our feelings, then only we will be able to live a life full of purpose. Otherwise हम जो है एक purposeful life जो है वो नहीं जी पाएंगे. तो ये phrase only connect जो है ओनली कनेक्ट जो फ्रेज है ये उन्होंने दिया है E.M. फॉस्टर ने अपने नॉवल हॉवर्ड्स एंड में. अच्छा ये देखिए, अभी मैंने इसको बताया, मैं इसको लिख भी देती हूँ. अच्छा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ. आप लोगों ने
कैरेक्टर्स के बारे में सुना होगा, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, पढ़ा भी होगा कि फ्लैट कैरेक्टर क्या होते हैं, राउंड कैरेक्टर क्या होता है। फ्लैट कैरेक्टर जिनके बिहेवियर को आप जो है वो एनालाइज करके और उनके बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। राउंड कैरेक्टर जो मेच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं, दे आर नोन एज राउंड कैरेक्टर। ये फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर कहाँ दिया गया था? ये E.M. फॉस्टर का ही वर्क है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल में। एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल में उन्होंने ये कैरेक्टर्स के बारे में बताया। तो E.M. फॉस्टर कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाना पहचाना सा नाम नहीं है और ये हमको क्या करना E.M. फॉस्टर का। तो E.M. फॉस्टर जो है इन्होंने एक टर्म दिया, ओनली कनेक्ट। केवल इतना दिया होता तो पता नहीं चलता। ओनली कनेक्ट का मतलब क्या है? देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन योर हेड एंड हार्ट और हेड के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन योर फीलिंग्स एंड योर थॉट्स। जब आपकी फीलिंग्स और थॉट्स में कनेक्शन होगा तभी आप एक पर्पसफुल लाइफ जी पाएंगे। कहाँ दिया है E.M. फॉस्टर ने? अपने नॉवल हावर्ड्स एंड में, ये उसके प्रीफेस में दिया गया है। और E.M. फॉस्टर का ये एक वर्क है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, जिसमें उन्होंने कैरेक्टर्स के बारे में बताया है कि किस टाइप के कैरेक्टर्स जो है वो होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, वो उसमें उन्होंने बताया है। ठीक है जी। आप क्वेश्चन नंबर 12 मतलब जो है पॉइंट नंबर 12 लेते हैं। द चार्टिस्ट मूवमेंट प्रोवाइडेड द सफरेज टू ऑल मेल्स। आप सबसे पहले ये सोचे कि भाई ये चार्टिस्ट मूवमेंट सफरेज वगैरह है क्या? ये भी हमारा विक्टोरियन एज का ही है। चार्टिस्ट मूवमेंट 1848 में विक्टोरियन एज के जितने भी जो आदमी थे उनको वोट देने का अधिकार मिला था। क्या इससे पहले वोट देने का अधिकार नहीं था? नहीं था जी। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं उनको वोट देने का अधिकार नहीं। तो ये जो है ये हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये मैं सारे पॉइंट्स मैं भी अपने नोट करके लाती हूँ। चार्टिस्ट मूवमेंट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट। चार्टिस्ट मूवमेंट अपनी तरीके का पहला मूवमेंट था, फर्स्ट मास मूवमेंट था जो वर्किंग क्लास के द्वारा किया गया था। ये जो चार्टिस्ट मूवमेंट था इट वॉज बाय द मासेस, मासेस के द्वारा किया गया था, मासेस के द्वारा किया गया था ये वाला। और इट ग्रू, ये हुआ था बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ 1832 रिफॉर्म। 1832 में जो रिफॉर्म एक्ट आया था उसके फेल होने के बाद ये मूवमेंट आया था कि उन्होंने कहा था टू एक्सटेंड द वोट बियॉन्ड दोज ओनिंग प्रॉपर्टी, कि जिनके पास प्रॉपर्टी है केवल उसको ही वोट देने का अधिकार थोड़ी है, फिर वोट देने का अधिकार तो सभी को है। तो ये जो चार्टिस्ट मूवमेंट है इट वाज अ मेजर मूवमेंट, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। किसके द्वारा था? मासेस यानी कि जनरल लोगों के द्वारा। किस चीज के लिए आया, किस चीज के रिवोल्ट में था? 1832 का जो मूवमेंट था, 1832 का जो मूवमेंट था दैट वाज रिफॉर्म एक्ट। जब वो फेल हो गया था कि तो ये मूवमेंट आया था कि वोट देने का अधिकार सभी को होना चाहिए, ना केवल उन्हें जिनके पास प्रॉपर्टी। दैट इज नोन एज द चार्टिस्ट मूवमेंट। इट इज कॉल्ड द चार्टिस्ट मूवमेंट। नाउ द नेक्स्ट, ये आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ टर्म कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स इन 1817 इन वन ऑफ हिज लेटर्स रिटर्न टू हिज ब्रदर टॉम एंड जॉर्ज। आप जानते हैं कि जो जॉन कीट्स थे वो एक रोमांटिक पोएट थे एंड उनके जो लेटर्स हैं उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब यही होता है कि व्हेन समवन रिमेन्स इन द डाउट, मिस्ट्रीज विदाउट रीचिंग टू लॉजिक। तो उन्होंने कहा था कि ये एक ऑथर की सक्सेस वो होती है कि जब कोई व्यक्ति जो है वो एक मिस्टिसिज्म, डाउट्स में रहना चाहता है और लॉजिक नहीं लगाना चाहता। वो कहते थे नेगेटिव कैपेबिलिटी का एग्जांपल कि ऐसे राइटर्स होते हैं कि जो नेगेटिव कैपेबिलिटी वही उनके अंदर ये होती है कि जब उनके वर्क को कोई पढ़ता है तो वो लॉजिक नहीं लगाता उसमें। तो वो मानते थे कि एक उसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है दैट इज विलियम शेक्सपियर, और वो खुद को भी इसका एग्जाम्पल जो है वो मानते थे कि व्हेन अ राइटर शोज समथिंग पीपल बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड दे डू नॉट रन आफ्टर द लॉजिक। अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये टर्म कीट्स ने दी थी 1817 में और ये टर्म एक लेटर में है। इसके अलावा उन्होंने और भी जो टर्म जो कोइन करी है वो जो उन्होंने और भी उनका है
जो ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो वर्ड उन्होंने यूज किया है वो उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज करा है कि whenever he speaks about sublime topics it appears as if he is talking only about himself. तो ये जो है ईगोटिस्टिकल सबलाइम, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये टर्म्स जॉन कीट्स के द्वारा दी गई है. The subtitle of the play She Stoops to Conquer is The Mistakes of a Knight by Oliver Goldsmith and it is an anti-sentiment. इसमें काफी सारी चीजें हैं. अब मैं इसमें आपको चीजें बताना शुरू करूंगी. सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगी कि एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी आखिर होती क्या है. पहले मैं बताऊंगी आपको सेंटिमेंटल कॉमेडी. ठीक है, सेंटिमेंटल कॉमेडी बताती हूं पहले मैं आपको. एक होती है सेंटिमेंटल कॉमेडी. सेंटिमेंटल कॉमेडी का मतलब होता है जो इमोशन से संबंधित होती है. ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल कॉमेडी है ना, तो लुट गए, हाँ लुट गए. तो सेंटिमेंटल कॉमेडी बहुत ज्यादा इमोशन से भरी हुई होती है. ठीक है जी. इसके अलावा जो ये सेंटिमेंटल कॉमेडी थी दैट वाज पॉपुलर इन 18th सेंचुरी. ये 18वीं सेंचुरी में बहुत पॉपुलर थी. बेसिकली मिडिल क्लास को जो है वो मिडिल क्लास को ये प्रभावित करने के लिए लिखी जाती थी 18th सेंचुरी में. ठीक है जी. इसके बाद ये जो कॉमेडी है ये इसके पायनियर थे. पायनियर इसके थे रिचर्ड स्टील. इसके पायनियर रिचर्ड स्टील थे. किसके? सेंटिमेंटल कॉमेडी के. तो होता ना कि जब आप जरूरत से ज्यादा ड्रामा एंड इमोशन देखो तो यार क्या चीज है यार, छोड़ो ना, कुछ और भी तो दिखाओ. तो सेंटिमेंटल कॉमेडी के विद्रोह में जो है वो आई थी एंटी सेंटिमेंटल. इसका सबसे पहले जो अपोज करा था वो अपोज करा था किसने? जो है इसको ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने. ऑलिवर गोल्डस्मिथ जो है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे. ऑलिवर गोल्डस्मिथ wrote against sentimental comedy in Essay on Theatre. Essay on Theatre में उन्होंने इस कॉमेडी के अगेंस्ट लिखा था. और ऑलिवर गोल्डस्मिथ को कहा जाता है द पायनियर ऑफ, वैसे तो शेरिडन भी है, ऑलिवर गोल्डस्मिथ को कहा जाता है द पायनियर ऑफ एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी. अब ये एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होती है? एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी को आप ये कहिए, इसी एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी जो होती है ना, ये एक तरीके से कॉमेडी ऑफ मैनर्स होती है. इसमें आपके ये एक तरीके से कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ही रूप है. इसमें क्या होता है कि इसमें बिहेवियर को दिखाते हैं. इसमें कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड कोड ऑफ बिहेवियर को दिखाते हैं फैशनेबल सोसाइटी की. इसमें अपीयरेंस ज्यादा मायने रखती है. आपके सच्चे कैरेक्टर, आप व्हाट यू रियली आर दैट डजंट मैटर. आपकी अपीयरेंस जो है वो मायने रखती है. ये मजाक उड़ाती है एक सोफिस्टिकेटेड जो दुनिया है उसके तौर तरीकों का मजाक उड़ाती है. जैसे अगर आप लोगों ने जो ये जैसे ये रील्स वगैरह देखी हो और उसमें जो अगर देखें आपने तो उसमें वो साउथ दिल्ली का और इसका जो है वो मजाक उड़ाते हैं. तो सॉर्ट ऑफ वो है कि एक समाज का एक एलीट क्लास का जो मजाक उड़ाते हुए उनके कि वट एवर योर जो है आपका जो पर्सोना है वो कुछ भी हो रियल, लेकिन आपकी जो अपीयरेंस है दैट मैटर्स. जैसे हम जो है भिखारी को कल हम जो है हमने भंडारा कराया और सारे भिखारियों में हमने गुची के बैग्स बांटे. तो ये इस तरीके के आपने जो है ये रील्स वगैरह में देखा होगा. दिस इज सॉर्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स. एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है. क्यों इस तरीके का है? क्योंकि दे आर मेकिंग फन ऑफ दैट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी. उस सोसाइटी का मजाक जो है वो उसमें उड़ाया जा रहा है. तो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी केम एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी. ए सॉर्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स होती है. इसमें जो मजाक उड़ाई जाती है, समाज के उच्च वर्ग का मजाक जो है इसमें उड़ाया जाता है. और ये एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी इज अ काइंड ऑफ कॉमेडी रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड कोड ऑफ बिहेवियर current in fashionable circle of society where appearance count more rather than your true character. जैसे मैंने बताया
कि गुची के बैग्स हम निकल भिखारियों में बांटे, इतना मन को आनंद मिला। तो ये एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, और ये जो है इसके जो पायनियर थे वो गोल्डस्मिथ थे। इन्होंने जो एक नॉवल लिखा है शी स्टूप्स टू कॉन्कर, जिसका नाम है द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, ये एक एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। आई होप कि अब आप ये नहीं भूलेंगे कि एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी कोई, ये बैक टू कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे जाता है। आपको पता ही होगा कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स कब आए थे, रेस्टोरेशन पीरियड में। तो बीच में जब सेंटिमेंटल कॉमेडी आई 18वीं सेंचुरी में, तो ये कहीं साइडलाइन हो गई थी, तो दोबारा से कौन लेकर आया, गोल्डस्मिथ जो है वो इसको लेकर आए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, डॉक्टर जॉनसन सेड देयर इज नो मॉरल पर्पस इन विलियम शेक्सपियर, ही आल्सो कॉल्ड हिम नेचर पोएट। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ ये किस चीज में उन्होंने कमेंट जो है वो ये किया है, प्रीफेस टू शेक्सपियर। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एक वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर। प्रीफेस टू शेक्सपियर में उन्होंने लिखा है, उन्होंने शेक्सपियर के फॉल्ट्स बताते हुए कहा है कि शेक्सपियर जो है ना, जो लिखते थे, व्हेन शेक्सपियर राइट्स, तो he used to write for the sake of amusement or to please people and not to instruct। उनका ये कहना था कि शेक्सपियर के प्लेज में, ये प्रीफेस टू शेक्सपियर का ये जो कमेंट है दैट्स फ्रॉम प्रीफेस टू शेक्सपियर, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि शेक्सपियर लिखा करते थे टू अम्यूज, टू प्लीज एंड नॉट टू इंस्ट्रक्ट। तो उनके प्लेज में पोएटिक जस्टिस नहीं हुआ करता था, वो जनता की डिमांड के हिसाब से लिखा करते थे। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये कहा है प्रीफेस टू शेक्सपियर में, और उन्होंने उन्हें नेचर पोएट कहा। नेचर की मतलब ही शोज द रियल नेचर ऑफ पीपल। उसके बाद ये है हमारा लव इज नॉट टाइम्स फूल अकर्स इन विलियम शेक्सपियर सोनेट। ये जो हमारा ये लाइन है, ये वाली लव इज नॉट टाइम्स फूल, पहले तो आप देख रहे होंगे पर्सोनिफिकेशन है, ये सोनेट 116 है। सोनेट 116 है जिसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ, ये इसका पूरा नाम जो है वो यही है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये आप लोगों ने सोनेट पढ़ा भी होगा, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये इसका पूरा नाम है। लव इज नॉट लव दैट ऑल्टर्स व्हेन, जो है इट्स ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने कहा है वो प्यार प्यार नहीं कि जब कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए तो बदल जाए। लव इज नॉट टाइम्स फूल, कि प्यार जो है वो समय का अधीन नहीं होता। इट मीन्स इफ योर बिलवेड इज ब्यूटीफुल टिल देन ओनली यू लव योर बिलवेड। अगर खूबसूरत, अगर ओल्ड एज में आ गए तो यू डोंट लव योर बिलवेड, ऐसा नहीं है। तो ये शेक्सपियर के सोनेट का पार्ट है। शेक्सपियर के सोनेट जिन्हें शुगर्ड सोनेट्स भी कहा जाता है। तो ये सोनेट नंबर 116 है। नेक्स्ट वन इज एरिस्टोटल यूज पर्सोनेजेस फॉर कैरेक्टर्स इन प्ले। हाँ जी, एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल जिन्होंने ट्रेजेडी के बारे में बताया है, एरिस्टोटल का मानना था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है ट्रेजेडी में दैट इज प्लॉट एंड कैरेक्टर्स आर, जो कैरेक्टर इज सेकेंडरी। वो अपने कैरेक्टर्स के लिए पर्सोनेजेस वर्ड यूज करते थे, ठीक है, पर्सोनेजेस। तो कैरेक्टर लिस्ट नहीं होता था, पर्सोनेजेस, पर्सोना, पर्सनैलिटी यूज किया करते थे। उनका यह मानना था कि कैरेक्टर्स दो ही कैटेगरी में जो है वो आते हैं। पहला, या तो वो एडमायरेबल होते हैं या इंफीरियर होते हैं। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। फर्स्ट is admirable, with whom you fall in love with, and second one that is inferior, जो lower जो है वो कैटेगरी के कैरेक्टर्स होते हैं। शेक्सपियर का मानना था कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एरिस्टोटल का मानना था कि कैरेक्टर्स सेकेंडरी होते हैं, प्लॉट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आज आपको करवाए। होप यू लाइक दीज पॉइंट्स। और इसके अलावा आज मैंने इससे पहले अपनी बुक का भी थोड़ा सा बात बताया है, बुक में क्या क्या है, और बुक का एक जो सॉफ्ट कॉपी है वो दिखाई है। जल्द ही मार्केट में ये बुक जो है, मार्केट में क्या मतलब कि वैसे लोगों के हाथ में बहुत जल्दी आएगी। अभी हमारे ऐप के थ्रू ही बिक रही है, हम अमेजोन और जो साइट्स हैं उन पर भी इसको बुक को डालेंगे। बस पहले यह है इसकी जो एक जो फिजिकल कॉपी है वो हमारे हाथ में भी आ जाए। अभी तो सॉफ्ट कॉपी जो है, और ये
कॉपी हमारे हाथ में आई है। तो जल्द ही आप लोगों, एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि कॉपी जो है जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगी, 5 सितंबर से डिस्पैच होनी शुरू होंगी। ठीक है जी, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।